नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल का इतिहास। ओके, यानी कि नवपाषाण काल बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। मैं आपको पढ़ा रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास। ओके, तो अभी तक हमारा क्या चल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में? प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आज हम लोग को पढ़ना है नवपाषाण काल। लेक्चर 4 ये होगा। ओके, और लेक्चर 3 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब 3 लेक्चर अभी तक आए हैं प्राचीन इतिहास पर। तो उसको आप पहले से देख लीजिए, सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, और सारी चीज़ें आपको एक प्रकार से याद रहेंगी। थोड़ा सा मैं एक मिनट आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने कहाँ तक आपको पढ़ाया है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल को ही 1 मिनट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम लोग पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी उपयोग था वो पत्थरों का ही उपयोग था। मतलब रहने के लिए, शिकार करने के लिए, सब कुछ काम करने के लिए ज़्यादातर पत्थरों पर ही लोग निर्भर थे, इसलिए इसको पाषाण काल कह दिया गया। फिर मैंने आपको बताया था पाषाण काल के 3 भाग: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर आगे मैंने आपको पुरा पाषाण काल को विभाजित करके बताया था कि इसको निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें बांट दिया गया। किसको? पुरा पाषाण काल को। तो सेकंड वाले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, और थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ा दिया। जो आज का 4th लेक्चर है ये नवपाषाण काल। इसके बाद ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा पैदा करता है ना, कि कौन से स्थान से कौन से उपकरण प्राप्त हुए। तो इसको आप सीक्वेंस से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल, अगर हम बात करें नवपाषाण काल शब्द के जनक कौन हैं? ओके, अगर हम बात करें कि नवपाषाण, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? नवपाषाण शब्द के जनक कौन है? नवपाषाण तो जॉन लुबाक को माना जाता है। किसको? जॉन लुबाक को। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि नवपाषाण शब्द के जनक कौन थे? तो जॉन लुबाक थे। अब इसको ये जो नवपाषाण काल है, इसको हम लोग नवपाषाणिक क्रांति कहते हैं। क्यों? अभी मैं आपको बताऊंगा इसको क्रांति क्यों कहते हैं। नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति क्यों कहते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा। तो नवपाषाणिक क्रांति शब्द के जनक कौन थे? गार्डन चाइल्ड। ओके, गार्डन चाइल्ड। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आप याद रखिए। नवपाषाण शब्द के जनक पूछे तो जॉन लुबाक, अगर नवपाषाणिक क्रांति के जनक पूछे, नवपाषाणिक क्रांति शब्द किसने उत्पन्न किया? तो गार्डन चाइल्ड। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखना है। ओके, इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अब जो नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए, तो उत्तर भारत में भी प्राप्त हुए हैं, दक्षिण भारत में भी प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर भारत में किसने प्राप्त किया, किसने खोजा? ली मेन्सुपिर ने। ओके, ली मेन्सुपिर, नाम याद रखना। दक्षिण भारत में नेवेलियन फ्रेजर ने। ओके, नेवेलियन फ्रेजर ने दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। उत्तर भारत में ली मेन्सुपिर ने। कहीं कहीं नाम में थोड़ा सा 1-2 अक्षर इधर उधर हो सकता है। ओके, क्योंकि अंग्रेजों के नाम हैं, इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण होते हैं तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें, जानकारी सही लिखी हुई है। ओके, नवपाषाणिक क्रांति शब्द के जनक गार्डन चाइल्ड थे, नवपाषाण शब्द के जनक जॉन लुबाक थे, और ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं भाई नवपाषाणिक क्रांति इसको क्यों कहते हैं। तो नवपाषाणिक क्रांति इसको बेसिकली इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रांति हो गई, बहुत सारी महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हुए। नवपाषाण काल में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण खोजें हुई ना, बहुत सारा लोगों का दिमाग डेवलप हुआ, एक क्रांति उत्पन्न हो गई। तो कौन कौन सी क्रांतियाँ थी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिर हम लोग को समझ में आएगा। देखिए, नवपाषाणिक क्रांति इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, इस काल में यानी नवपाषाण काल में क्या हुआ, लोगों को कृषि का ज्ञान हो गया और कृषि की शुरुआत हो गई। मतलब लोगों को खेती कैसे करना है इनको आइडिया आ गया। ओके, तो ये नवपाषाण काल की बात है। लोगों को खेती करने का ज्ञान हो गया, कृषि की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप देख लीजिए, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं,
तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया था कि कृषि का प्रयोग या कृषि की शुरुआत मानव ने किस काल में की, तो नवपाषाण काल में। फिर यहाँ पर है स्थायी आवास, मतलब अब चूँकि अब देखिए कॉन्टैक्ट ऐसे मतलब कनेक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नहीं करना है, कनेक्ट करना है। ओके, कनेक्ट कीजिए कि भाई स्थायी आवास मतलब अब वो एक जगह रहने लगा। पहले क्या था कि भटक कर कहीं इधर रहता था, कहीं इस गुफा में, कहीं उस गुफा में। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, अब मानव ने एक स्थायी निवास बना लिया, वहीं पर रहना शुरू कर दिया। एक प्रकार से कह सकते हैं उसने गांव का विकास कर लिया, घर का विकास कर लिया और कच्ची ईंटों से अपना मकान बनाने लगा। तो सारी चीज़ें आप कनेक्ट कीजिए। ओके, अब स्थायी आवास क्यों बनाएगा, क्योंकि उसे कृषि का ज्ञान हो गया था। जब कृषि का ज्ञान हो गया, खेती करने लगा, तो खेती करेगा तो उसको टाइम लगेगा भाई, अनाज उगने में 3 से 4 महीना लगता है। तो एक स्थान पर रहेगा तभी तो खेती कर पाएगा, कि आज यहाँ है फिर कल 5-6 किलोमीटर दूर चला गया, उसके बाद 5-6 किलोमीटर और दूर चला गया, दूसरे शहर चला गया, तो ऐसा करेगा तो कृषि कहाँ कर पाएगा। ओके, तो कृषि का ज्ञान होगा, इसलिए उसने कहा दर दर भटकने से अच्छा है कि हम एक ही जगह कृषि करें और अपना भरण पोषण करें। तो स्थायी आवास का ज्ञान, गांव का विकास, घर का विकास, कच्ची ईंटों का विकास, कृषि का ज्ञान, कृषि की शुरुआत, मृद भांड का विकास कर ले। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन होते थे। अब चूँकि कच्ची ईंटें बनने लगी तो कच्ची मिट्टी से उसने मृद भांड बनाना भी सीख लिया। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले। हालांकि पशुपालन की शुरुआत जो हुई थी वो मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी। ओके, हड्डी के उपकरण मिले हैं और पॉलिशदार चकमक उद्योग, यानी पॉलिशदार उपकरण मिले, बहुत ही मतलब चमकदार उपकरण यहाँ से मिले हैं। ओके, ये पॉलिशदार चकमक उद्योग का मतलब यहाँ पर जो उपकरण होते थे वो बहुत ही आप कह सकते हैं पॉलिशदार होते थे, रगड़े हुए, घिसे हुए होते थे, मतलब ऐसा लगता था उस पर कोई किसी ने पॉलिश किया है, तो इसलिए इसको पॉलिशदार चकमक उद्योग कहा गया। तो इतनी सारी घटनाएं यहाँ पर हुई, इसलिए इसको नवपाषाणी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ओके, मतलब एक क्रांति आ गई मानव जीवन में, मानव के इतिहास में। अब यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम है, इसको देख लीजिए। बुर्ज होम, ये बहुत ही फेमस नाम है, आपने सुना होगा। इसको मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है बुर्ज होम का, और इसका शाब्दिक अर्थ है जन्म स्थान। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन्म स्थान। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। और ये सॉरी क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, किसके किनारे गर्तवास मिला है। आई डोंट थिंक इट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर टीले होने चाहिए, टीलों के किनारे गर्तवास मिला है। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पर टीला होना चाहिए, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, ये आप याद रखिए, उतना इम्पोर्टेंट ये है भी नहीं, बट ये आपका इम्पोर्टेंट है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। ओके, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम से मिला है। ओके, तो वहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप नज़रअंदाज कीजिए। टीले लिख लीजिए, टीलों के किनारे गर्तवास मिले हैं। ओके, गुफ कराल, ये स्थान कहाँ है, तो देखिए गुफ कराल, इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। हड्डी के सर्वाधिक उपकरण कहाँ से मिले हैं, गुफ कराल से। ओके, हड्डी के सर्वाधिक, मिनट, ये तो कलर थोड़ा डिफरेंट है। गुफ कराल के शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, और हड्डी के सर्वाधिक उपकरण गुफ कराल में मिले हैं। गुफ कराल किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से। एक और बहुत ही फेमस नाम है, ये देखिए यहाँ पर आ गया, मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है और यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि, मैंने आपको बताया कि भाई नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना शुरुआत कर दिया, कृषि की शुरुआत हो गई, तो कृषि के साक्ष्य मिले कहाँ है, सर्वप्रथम मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले। ओके, और भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी पशुपालन होता था। एक और स्थान यहाँ पर है कोल्डिहवा, यहाँ से चावल और धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में है। चौपानी मांडो स्थान का नाम है,
एक स्थान है चौपानी मांडो, ये सबसे प्राचीन मृत भांड के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन होते थे। ओके, तो ये चौपानी मांडो इलाहाबाद में है। फिर एक स्थान का नाम आता है महागरा, यहाँ से प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। ओके, यानी पशुओं को पालने के लिए एक गौशाला बनाया जाता था जैसे आजकल होता है। तो धन और जौ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ये भी स्थान है इलाहाबाद में। तो महागरा, चौपानी मांडो, कोलडीहवा, ये सब इलाहाबाद में है। कोलडीहवा से चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं, चौपानी मांडो से मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं, महागरा से गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। फिर एक स्थान यहाँ पर आता है, आप देखिए चिरांद, ये भी बहुत फेमस स्थान है, ये बिहार में है। यहाँ के हड्डी के सर्वाधिक उपकरण मिले हैं। अब देखिए यहाँ भी हड्डी के सर्वाधिक उपकरण, गुफकराल में भी। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, लेकिन यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं उसमें से 450 जो उपकरण है वो हिरण के ही हैं। ओके, हिरण के, मतलब सबसे ज़्यादा हड्डी के अगर हम कहें उपकरण मिले हैं, लेकिन हिरण, वो पूछे कि सबसे ज़्यादा हिरण के उपकरण, हिरण के हड्डी के उपकरण कहाँ मिले हैं, तो चिरांद बिहार में। लेकिन अगर वैसे आपसे पूछ रहा है हड्डी के उपकरण तो आपको गुफकराल लिखना है, दोनों में अंतर है। अब दक्षिण भारत में मैंने कहा, तो दक्षिण भारत में सबसे पहली उगाई जाने वाली एक फसल थी रागी। ओके, ये कई बार पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई, तो रागी उगाई। और शंख के टीले उतनूर आंध्र प्रदेश में मिले हैं, कुपगन कोडेक्कल कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा तो नहीं प्राप्त हुए, थोड़ा बहुत हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। शंख के टीले प्राप्त हुए थे। ओके, उतनूर आंध्र प्रदेश का एक स्थान है उतनूर, कुपगन और कोडेक्कल कर्नाटक में है। तो इन सारे क्षेत्रों से शंख के टीले मिले हैं। बस यही सारी चीज़ें थी नवपाषाण काल से संबंधित। ओके, और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा है नहीं। 2-3 चीज़ें हैं कि भाई कृषि की शुरुआत हुई और स्थायी निवास हुआ, मृत भांड का विकास हुआ, यही सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट के तौर पर याद रखना है। ओके, और ये जो 3-4 चीज़ें यहाँ पर पॉइंट वगैरह लिखी हैं, ये कुछ आपको ऐसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य पूछा भी गया है, बुरजहोम में मिला है। ओके, तो इसको आप पढ़िए, और इस वीडियो में आपको PDF भी मिल जाएगा पूरा का पूरा। ओके, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है प्रागैतिहासिक काल का पूरा आपको PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।